हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच वन इज कॉमनली कॉल्ड एज रेंडियर मॉस? इनमें से किसको कॉमनली रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? क्लेडोनिया रेंजिफेरिना, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, स्फेग्नम खसियाना और स्फेग्नम सिलोनिकम। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों क्लेडोनिया रेंजिफेरिना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ये रेंडियर मोस वाला आप कोई भी अगर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो या आपके पास पीवाईक्यू की कोई भी बुक है तो आपने देखा होगा जरूर ये क्वेश्चन। रेंडियर मोस के नाम से क्लेडोनिया रेंजिफेरिना नाम की एक लाइकेन होती है, उसको बोला जाता है रेंडियर मोस। इट इज़ नॉट एक्चुअली अ मोस, ये मोस नहीं है बल्कि क्या है, एक लाइकेन है। और लाइकेन्स भी अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है लाइकेन्स का तो उसमें के अंदर भी 3 टाइप होते हैं लाइकेन्स के, उनमें से ये कौन सी है? फ्रूटिकोज लाइकेन है। सो लाइकेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है बच्चों। एक तो 11th एनसीईआरटी में लाइकेन्स के बारे में है, उतना से यहाँ सफिशियंट नहीं है। डिटेल्ड बुक से लाइकेन्स का पूरा चैप्टर है, वहां से टेक्स्ट बुक से आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये जो लाइकेन होती है बच्चों 17 सेंटीमीटर तक की लेंथ अटेन कर लेती है। एंड कैरिबाओ और रेंडियर नाम के जो एनिमल हम जानते हैं वो इसको स्मेल कर लेते हैं थ्रू द स्नो एंड पार डाउन टू ईट इट। ये क्या करते हैं, स्नो में से भी इसको क्या कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं इस मॉस को, रेंडियर मॉस को या इस लाइकेन को, जिसलिए इसको ये नाम दिया गया है रेंडियर मॉस। एक और इसके बारे में चीज याद रखोगे बच्चों, इट हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड इन लो टेम्परेचर एंड लो लाइट कंडीशन। बहुत लो टेम्परेचर और लाइट कंडीशंस बहुत लो है तब भी ये सनलाइट को फूड में कन्वर्ट कर सकता है, मीन्स फोटोसिंथेसाइज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 4 काइंड्स ऑफ स्किन कलर्स आर फाउंड इन रैबिट्स नेमली एल्बिनो, हिमालयन एल्बिनो, अगाउटी एंड चिंचिला बिकॉज अ जीन कैन हैव। देखिए बच्चों इन्होंने कहा कि रैबिट में 4 तरह के स्किन कलर पॉसिबल हैं, अल्बिनो, हिमालयन एल्बिनो, अगाउटी और चिंचिला। ऐसा क्यों पॉसिबल है? बिकॉज किसी भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि उस जीन में क्या इफेक्ट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या फिर अ पेयर ऑफ म्यूटेंट आइसो एलील्स है और लेस देन 2 एलिलोमॉर्फ्स हैं या फिर मोर देन 2 एलिलोमॉर्फ्स हैं। तो आंसर बच्चे हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? मोर देन 2 एलिलोमॉर्फ्स। ये क्या मीनिंग है बच्चों एलिलोमॉर्फ्स और एलील के बारे में अगर आप जानते हो तो ईच कैरेक्टर और ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ फैक्टर इन द वर्ड्स ऑफ मेंडल। मेंडल के शब्दों में कहें तो क्या, मेंडल ने फैक्टर बोला था उसको कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जोड़ी फैक्टर होते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स को बाद में जॉनसन ने 1909 में क्या टर्म दी? जीन टर्म दी। तो जीन कंट्रोल कर रहे हैं हर कैरेक्टर को। और एक जीन के क्या होते हैं? 2 फॉर्म होती हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक ही जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। उन फॉर्म्स को बोलते हैं एलील्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग तो वो 2 ही हैं एक जीन की, और उनको उनमें से एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है। बट यहाँ पर क्या केस हो रहा है बच्चों, अगर डोमिनेंट और रिसेसिव 2 ही एलील होंगी तो कैपिटल टी, जैसे उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी किया था और टॉल पी प्लांट का ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया था, तो सारे प्लांट F1 जनरेशन में टॉल आए थे और F2 जनरेशन में क्या था, 3:1 की फॉर्म में 3 टॉल प्लांट बने थे और 1 ड्वार्फ। कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का नहीं आया था, बिकॉज ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। इट मीन्स इसकी प्रेजेंस में, कैपिटल टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अगर दोनों ही स्मॉल टी होंगे तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो बस 2 ही फिनोटाइप शो होंगे, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। कोई भी इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं होगी, कोई और अदर कंडीशन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ 2 ही एलील हैं जिनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। यहाँ पर फिनोटाइप्स क्या शो हो रहे हैं? 4 फिनोटाइप्स हो रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील्स भी हो सकते हैं। जब 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे, सपोज वो ABC हैं, तो उनमें से कितने डोमिनेंट हैं, कितने रिसेसिव हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट फिनोटाइप्स शो होंगे। तो यहाँ पर कितने एलिलोमॉर्फ्स हैं? 2 से ज़्यादा एलिलोमॉर्फ्स या 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। अगर 2 ही एलील होते तो क्या होता? केवल 2 ही फिनोटाइप पॉसिबल होते। नेक्स्ट है बच्चों,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन से कौन सी प्रोसेस रिलेटेड है? सबसे पहले सॉइल के बारे में आप दो टर्म याद रखोगे बच्चों, एक पीडोलॉजी और एक पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को, और पेडोलॉजी बोलते हैं सॉइल की स्टडी को। तो यहाँ पर कुछ टर्म दी है, लेटराइजेशन, पोडोसोलाइजेशन, ग्लेजेशन, ऑल ऑफ द अबव। कुछ क्वेश्चन बच्चों कॉमन सेंस से भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ नहीं था, बट आप देखिए लेटराइजेशन, पोडोसोलाइजेशन, ग्लेजेशन, ये सारे सॉइल से ही रिलेटेड वर्ड्स लगते हैं, बट ये हमारा किस में से है? इकोलॉजी वाली यूनिट में से है क्वेश्चन। लेटराइजेशन किसको बोलते हैं बच्चों? जो रोक होती है, लेटराइट सॉइल बनाती हैं या लेटराइट टाइप की ही रोक होती है, और ये रेडिश क्ले सॉइल होती है, रेड कलर की क्ले टाइप की सॉइल होती है, और उसके बनने की प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं। पोडोसोलाइजेशन क्या होता है बच्चों? जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर्स में से आयरन, एल्यूमिनियम का रिमूव होना, उसको पोडोसोलाइजेशन बोलते हैं। ग्लेजेशन क्या होता है? जो पुअरली ड्रेन्ड या फिर कह सकते हैं वाटर लॉग्ड सॉइल जो है, जिसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है, उससे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, उस सॉइल में जो प्रोसेस होती है जिससे ग्ले होरिजन बनता है, उसको ग्लेजेशन बोलते हैं। तो ये सारी ही प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट देखिए, इन कॉर्डेट्स ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इन डोर्सल ब्लड वेसल्स। In chordates, blood flows posteriorly in dorsal blood vessels. In invertebrates, blood flows posteriorly in dorsal blood vessels, और none of the above। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन, इन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में ब्लड जो फ्लो होता है वो पोस्टीरियरली मीन्स बैकवर्ड, तो फ्लो होता है डोर्सल ब्लड वेसल्स में। और जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती हैं, आगे की तरफ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें कैसे फ्लो होता है? बैकवर्ड फ्लो होता है। पोस्टीरियरली मीन्स फॉरवर्ड फ्लो होता है, और वेंट्रल में कैसे होता है? बैकवर्ड फ्लो होता है। मीन्स हमारी जो ब्लड है उसमें दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल यानी कि बैक की तरफ, पीछे की तरफ, उनमें तो कैसे फ्लो होता है ब्लड का? फॉरवर्ड, आगे की तरफ। और जो अपोजिट है से याद रखना, पीछे की तरफ जो है उनमें आगे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, और जो आगे की तरफ है उनमें पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, बैकवर्ड फ्लो होता है। और इनवर्टिब्रेट्स में इसका अपोजिट होता है। सो आंसर यहाँ बी हो जाएगा। कॉर्डेट्स में ब्लड कैसे फ्लो होता है? पोस्टीरियरली डोर्सल ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द रीजन ऑफ सार्कोमियर वेयर द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट सराउंड्स ईच मायोसिन फिलामेंट। पूछा क्या है बच्चों? सार्कोमियर में, सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है। हमने स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोज में भी, और मे बी इस क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले भी हमने पढ़ा है। सो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये सार्कोमियर है एक, और जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स ये हैं, और बीच में यहाँ पर ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट्स है। और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट को सराउंड करते हैं? 3, 6, 9 या फिर 12? यह आंसर हो जाएगा बच्चों 6। ये भी हमारा 11th-12th से कवर नहीं होता है बच्चों क्वेश्चन, ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इन मसल्स की स्ट्रक्चर और फिर उनमें भी आप मसल फाइबर वगैरह की आप डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा। बट अभी आप इतना याद कर लीजिए कि 3 मायोसिन एक एक्टिन को सराउंड करते हैं, और 6 एक्टिन एक मायोसिन को सराउंड करते हैं। बाकी सारी स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि कहाँ से कहाँ आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, एच लाइन, एच जोन होता है, एम लाइन होती है, ये जेड लाइन होती है। ये चीज़ें आप एक बार और देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर इक्विप्ड विद। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें, यहाँ पर भी हमें बैक्टीरिया की किसकी बात पूछी है? बेसल बॉडी की। और बेसल बॉडी यानी फ्लैजिला का जो ओरिजिन होता है, फ्लैजिला जो राइज होते हैं वो कहाँ से होते हैं? बेसल बॉडी से होते हैं। तो यूकैरियोट्स के जो फ्लैजिला हैं और प्रोकैरियोट्स के जो फ्लैजिला हैं उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमें बैक्टीरिया की बेसल बॉडी की या फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर को डिटेल में जानना है। यहाँ पर हम एक डायग्राम दिखाएंगे आपको, वहाँ शो किया गया है स्ट्रक्चर को इस बेसल बॉडी की। ये 2 चीज़ों से बनी होती है बच्चों, रोड्स और रिंग्स से। और जो रिंग होती हैं वो L, P, MS और C टाइप की होती हैं। उन्होंने ऑप्शंस में पूछा है कि L और P मीन्स अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट अगर हमने वो स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ी है तो फिर ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी मालूम नहीं होंगी। तो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें क्लियरली दिख रहा है L और P इनर साइड है, या M और S आउटर साइड है, या फिर L और P आउटर साइड है और S और M इनर।
तो आंसर यही हो जाएगा बच्चों। उस डायग्राम में आप देखेंगे कि एल और पी रिंग्स जो है वो आउटर साइड में है और एस और एम रिंग्स जो है वो इनर साइड में है यहाँ पर। सो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एसए नोड, एवी नोड, पल्मोनरी वाल्व और एवी अपर्चर। ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी से भी आप, अगर आपने चैप्टर सर्कुलेशन वाला पढ़ा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, तो वहां से भी कवर हो जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात की है बच्चों, आप जानते हो हार्ट में दो प्रोसेस होती हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। तो इन्होंने बात की है किसकी, सिस्टोल की, और वो भी कौन से पोर्शन की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी जो ये वेंट्रिकल वाले चैम्बर होते हैं, इनमें जब सिस्टोल होता है तो उसे कौन स्टिमुलेट करता है। सबसे पहली बात तो हम ऐसे नोड की कर लें, तो ऐसे नोड हमारे यहाँ राइट एट्रियम में अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है और इसको पेसमेकर भी बोलते हैं, बिकॉज जो भी इम्पल्स क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो सबसे पहले यहाँ जनरेट होता है। यहाँ से वो इम्पल्स जाता है किसके पास, यहीं पर राइट एट्रियम में ही नीचे की तरफ कॉर्नर में क्या है, एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नोडल मस्कुलेचर टिश्यू होते हैं ये, ऐसे नोड भी और एवी नोड भी, नोडल मस्कुलेचर टिश्यूज जिनमें इम्पल्स जनरेट होने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। हार्ट बीट करता है मीन्स पहले क्या होता है, एट्रियम सिस्टोल कंडीशन में जाते हैं, पहले ये डायस्टोल में रहते हैं, दोनों रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, फिर एट्रियम सिस्टोलिक कंडीशन में जाते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, बाद में ये रिलैक्स हो जाते हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन में आ जाते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस इम्पल्स को कॉन्ट्रैक्शन होने के कौन लेके आता है, पहले ऐसे नोड में आता है, जनरेट होता है, फिर वहां से एवी नोड में, और एवी नोड से वेंट्रिकल्स में जाता है बंडल ऑफिस और पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों एवी नोड। वैसे तो ऐसे नोड के कंट्रोल में है सब कुछ, बट डायरेक्टली अगर हम देखें ये तो इनडायरेक्टली ऐसे नोड के कंट्रोल में होगा, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो डायरेक्टली कंट्रोल में है वो किसके हैं, एवी नोड के कंट्रोल में है। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, एवी नोड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन जेनेटिक्स से है और ग्रेजुएशन लेवल का ही है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन किन किन क्रोमोसोम्स के बीच होता है। ट्रांसलोकेशन से मीन्स क्या है बच्चों, कि कुछ जीन्स का पार्ट जो है वो एक्सचेंज, डीएनए का कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाता है। सो 9th और 22 या फिर 7th एंड 17th या 10th या 21st या 6 और 16, कौन से क्रोमोसोम के बीच ट्रांसलोकेशन होता है। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 9 और 22 के बीच ट्रांसलोकेशन होगा यहाँ। और ये क्रोनिक डिसीज होती है बच्चों, ल्यूकीमिया होता है ये क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया डिसऑर्डर है बच्चों। और होता क्या है, जो 9th क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक ABL जीन होती है और 22nd क्रोमोसोम के ऊपर एक BCR जीन होती है, उनके बीच ट्रांसलोकेशन होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है वो बोन मैरो को ओवर एक्टिवेट कर देती है। और आफ्टर दैट जो WBC हैं वो क्विकली ग्रो करती हैं और इमेच्योर ही बन जाती हैं। इमेच्योर WBC बनती हैं, क्विकली ग्रो करती हैं और ब्लड में और बोन मैरो में बन जाती हैं, बट कैसी रहती है, इमेच्योर रहती हैं। सो कंडीशन कैसी क्रिएट हो जाती है, ल्यूकीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। सो आंसर यहाँ हो जाएगा ए हमारा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्लेसेंटा इन मैमेल्स इज फॉर्म्ड बाय। मैमेल्स में प्लेसेंटा किससे बनती है, एलेंटोइस, एमनियोन, कोरियोन या फिर बोथ A एंड C। देखो बच्चों, एलेंटोइस, एमनियोन, कोरियोन और योक्सैक, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो एम्ब्रियो को सराउंड करती हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है प्लेसेंटा। आप टॉपिक नोट कर लीजिए जहां आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने नोट करते हो। प्लेसेंटा जो है वो किसके बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं कि किस किस तरह की प्लेसेंटा अलग अलग बेसिस पर है। इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स की प्लेसेंटा होती है, तो किसकी किस तरह की प्लेसेंटा होती है हमें अच्छी तरह से याद करना है। तो यहाँ पूछा है कि मैमेल्स की प्लेसेंटा कैसी होती है। तो बच्चों वैसे तो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होती है मैमल्स की, और ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन की कैसी होती है, कोरियोनिक होती है। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, अगर हम कोरियो एलेंटोइक कह रहे हैं मीन्स जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है वो कोरियोन और एलेंटोइस दोनों के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, और कोरियोनिक कह रहे हैं तो सिर्फ कोरियोन उसमें इन्वॉल्व हो रही है प्लेसेंटा बनाने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोथ A एंड C वाला जो आंसर है वो भी बनता है बच्चों, बट की में जो दिया हुआ है वो कोरियोन दिया हुआ है, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग की हम बात करें वो वाली प्लेसेंटा वाला आंसर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ही डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको आप भी अपने लेवल पर इसके बारे में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनर ईयर ऑफ एग्नेथा हैव ओनली। जो एग्नेथा है, जॉलेस फिश जिसके अंदर आती हैं, क्लासिफिकेशन में आप देखोगे वहां पर इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल का नंबर पूछा है, 1 सेमी सर्कुलर कैनाल, 2, 3 या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों 2 सेमी सर्कुलर कैनाल।
अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास ये सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे इनर ईयर में 3 होती हैं बच्चों, बट एग्नेथा में कितनी होती है? 2 होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग का इनका फंक्शन है। आप अगर ने इनर ईयर के बारे में डिटेल में पढ़ा है आपने तो आप जानते होंगे ऑब्वियसली कि भाई हमारे इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, हियरिंग और प्लस बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग के लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल फंक्शन करती हैं परफॉर्म, और एग्नेथा में 2 और हमारे में कितनी होती है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर मीन्स किसी बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस हैं उनके फादर्स भी आपको याद रखना है, ये भी आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही नोट कर लीजिए अपना। सो इन्होंने पूछा है इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? प्रोफेसर बीरबल सहानी, प्रोफेसर आर.पी. रॉय, प्रोफेसर M.O.P. अयंगर, या फिर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इनको इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस जो हमारे पास है वो बीरबल सहानी है, इनको इंडियन पैलियोबोटनी के फादर। प्रोफेसर आर.पी. रॉय की बात करें तो ये बायोकेमिस्ट और साइंटिस्ट रहे हैं NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के। और M.O.P. अयंगर ये फाइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपीड। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है बच्चों, मींस जिसने 11th NCERT से भी एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है वो भी इसका आंसर कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, दे हैव वेंट्रल नर्व कोड, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, दे हैव नो लेग्स। तो हम बात करें अगर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं किसके? सेंटीपीड्स के होते हैं, अर्थवर्म और लीच में नहीं है, वहां पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है दे हैव वेंट्रल नर्व कोड, ये तीनों में प्रेजेंट होती हैं बच्चों, तो आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद दिया था इन्होंने दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। अर्थवर्म और लीच होते हैं हर्मेफ्रोडाइट, बट सेंटीपीड नहीं है। दे हैव नो लेग्स, सेंटीपीड में लेग्स नहीं होते हैं, बाकी में है। सो आंसर यहाँ हो जाएगा दे हैव वेंट्रल नर्व कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन इज नॉट अ लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश। इनमें से कौन सी लार्वल स्टेज नहीं है स्टारफिश की? ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या? प्लेनुला, डाइप्ल्यूरुला, बाइपिनेरिया, ब्रैक्योलेरिया। तो अगर हम इनके लार्वा देखें बच्चों स्टारफिश के तो क्या क्या है? ब्लास्टुला है, बाइपिनेरिया है, और ये जो प्लेनुला दिया है इन्होंने, डाइप्ल्यूरुला भी है। डाइप्ल्यूरुला क्या होता है? बेसिक होता है, सभी बेसिस होता है सारी लार्वल फॉर्म्स का, और बाइपिनेरिया तो होता ही है, ब्रैक्योलेरिया भी होता है। सो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो प्लेनुला हो जाएगा बच्चों। प्लेनुला नहीं है किसका? स्टारफिश का नहीं है, ये जेलीफिश का है। ठीक है, ये किसका है? जेलीफिश का है, निडेरियंस का है। प्लेनुला किसका है? निडेरियंस का, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और डाइप्ल्यूरुला, बाइपिनेरिया, ब्रैक्योलेरिया ये है, और ब्लास्टुला भी देता तो ब्लास्टुला भी इसका है, बट कौन नहीं है? प्लेनुला नहीं है। आपको अब एक टॉपिक और देखिए बच्चों, लार्वल फॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। लार्वल फॉर्म्स आपको जरूर अपने एक कहीं नोट्स बनाइए शॉर्ट, और वहां पर लार्वल फॉर्म्स का टॉपिक डालिए, और सबकी लार्वल फॉर्म एक बार पहले आप जब पढ़ लो पूरा, तो उसके बाद में जब आप एनिमल किंगडम पूरा पढ़ लो तो एक बार अपने रिवीजन के लिए लार्वल फॉर्म्स का अलग टॉपिक नोट कीजिए, और वहां पर सभी के लार्वल फॉर्म्स लिखिए किसके क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्या क्या है? एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, रेयर है, और आउट ऑफ डेंजर है। और रेड डाटा बुक में कहा गया है थ्रेटेंड कैटेगरीज मींस जिनको एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, जिनका नंबर कम रह गया है, या जो एक्सटिंक्ट होने की कतार पर है, मतलब इतना कम रह गया है उनका नंबर। रेड डाटा बुक में उनको सीड्स जो होती है उनके कलर डिफरेंट होते हैं कि इस सीड्स पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी बच्चों ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या एंडेंजर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? ए का हो जाएगा 4। ये आप देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एंडेंजर्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? ये सबसे ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, मीन्स इनका नंबर इतना कम है कि ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। सो वल्नरेबल, रेयर, आउट ऑफ डेंजर ये इससे कम रिस्क वाले ही हैं। तो जो सबसे ज्यादा रिस्क वाले हैं हम उस रेड कलर से उसको डिनोट कर सकते हैं ना। तो 4 इसमें है हमारा और इसमें है 4, ए का 4, तो ए का तो हमारा श्योर हो गया कि ए का 4 है। बाकी का अगर हमें नहीं भी पता है तो हमें अब 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए ना, बचे 2 ऑप्शन, इनमें से देखना है हमें। सेकंड देखिए, वल्नरेबल क्या होते हैं? 2, 4, इसका क्या हो जाएगा?
वल्नरेबल को किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है? अम्बेर सीड्स। और सी का क्या हो जाएगा? 1। रेयर को किस पे किया जाता है? व्हाइट सीड्स। और आउट ऑफ डेंजर जो है उनको किस पे किया जाता है? डी का हमारा क्या हो जाएगा? 3। ग्रीन सीड्स पर। ग्रीन आप देखो, ग्रीन मतलब अच्छा माना जाता है ना, तो आउट ऑफ डेंजर मतलब जिनको कोई डेंजर नहीं है उनको किस पे? ग्रीन सीड्स पे। तो आप 1 से और 4 से तो अंदाजा लगा ही सकते हो ना कि एंडेंजर्ड को रेड पे रखेंगे और जिसको कोई खतरा नहीं है उसको ग्रीन पे रखेंगे, बाकी 4 और 3 इसी में ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट? इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स मीन्स हमारी एंटीबॉडी लार्जेस्ट है? तो ये आप सारी एंटीबॉडीज के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे बच्चों, किसका क्या कैरेक्टर है और किसके बारे में क्या खास बात है। जैसे IgA जो है बच्चों, ये प्रोटेक्ट करती है म्यूकोसल सरफेस को। म्यूकोसल सरफेस मीन्स हमारी रेस्पिरेटरी लाइनिंग में, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग में, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारे किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? और ये सलाइवा में भी होती है, टीयर्स में भी होती है, ब्रेस्ट मिल्क में भी होती है। IgA एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं हम। IgM जो है बच्चों, ये 5 बेसिक एंटीबॉडी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तब बनती है। ये हैवीएस्ट होती है, सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट इसका होता है। 5 बेसिक एंटीबॉडी यूनिट्स को मिलाकर बनती है। IgD एंटीबॉडी की बात करें बच्चों, तो ये रेगुलेट करती है B और T सेल्स को, और स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं। B और T सेल्स मीन्स B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं उनको। और IgE जो एंटीबॉडी है बच्चों, ये एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है। एलर्जिक रिएक्शन मीन्स किसी भी एंटीजन के लिए या किसी भी आउटर एलिमेंट के लिए, किसी भी बाहरी चीज़ के लिए हमारी बॉडी जो है एक्सेग्रेटेड रेस्पॉन्स करती है। जैसे किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। और उसमें कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं? IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारे पास है ई मुंच, सेकंड है रेबिनोविच, और थर्ड है जेलिच, एंड फोर्थ है हमारा बोस। तो आंसर यहाँ बच्चों हो जाएगा ई मुंच। इन्होंने 1932 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट है क्या बच्चों? एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट का क्या मीनिंग है? प्लांट्स में सॉइल के बीच में से जो वाटर है उसको रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं किस में? फिर वो किस में जाएगा? स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, और लीव्स तक जाना है, बिकॉज वहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। सो ये जो वाटर की मूवमेंट होती है, अगर यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, अगर वो सेल्स के यहाँ सेल वॉल के जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ से अगर जाता है पानी, इस तरह से मूवमेंट होती है, नॉन लिविंग पार्ट से अगर जाता है, उसको एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। और अगर सेल्स के साइटोप्लाज्म से होके जाता है अंदर से, उसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इंटरकनेक्टेड सेल्स जो किससे इंटरकनेक्टेड है? प्लाज्मोडेस्मेटा से। सेल्स के बीच जो कनेक्शन होता है उसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं प्लांट्स में, और उनके साइटोप्लाज्म में से पानी होके जा रहा है तो वो ओस्मोसिस के थ्रू जाएगा, और नॉन लिविंग पार्ट से इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। इसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलेंगे और इसको एपोप्लास्ट। और ये कॉन्सेप्ट बताने वाले ई मुंच थे 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन। फर्स्ट है क्लियोम गाइनेंड्रा, सेकंड है मुसेंडा फ्रोंडोसा, एंड थर्ड है रेवेनेला मेडागास्करलेंसिस, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों फिर हमारा प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे जब, तभी हमें मालूम होगा एंड्रोगाइनोफोर किस में प्रेजेंट होता है। आंसर हो जाएगा बच्चों क्लियोम गाइनेंड्रा। एंड्रोगाइनोफोर क्या होती है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों जो सपोर्ट और एलिवेट करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फ्लावर को। एंड्रो मीन्स एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनो मीन्स गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं? स्टेमन होती है और कार्पल होती है। उनको बियर करना या उनको होल्ड करना या सपोर्ट करने के लिए एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको एंड्रोगाइनोफोर बोलते हैं, और वो क्लियोम गाइनेंड्रा में मिलती है। सो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके 20 या 22 के अराउंड क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।